तो मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर और इस मेगा कवरेज के साथ 26/11 के डॉक्टर दैते तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। बड़ी खबरों पर एक जानकारी अब आपके सामने होगी क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगी स्पेशल फ्लाइट। ये पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए की टीम अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट लेकर आ रही है। तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबरें हैं। हालांकि उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है तहव्वुर राणा को। तो मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की कैद में होगा। जी हां, 2008 मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कैद में होगा। जल्द ही वो दिल्ली पहुंचने वाला है। यहां एनआईए समेत दूसरी जांच एजेंसियां उससे मुंबई हमले का हर राज उगलवाएंगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने उसे 2009 में गिरफ्तार किया। कल उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। उसके बाद उसे भारत लाया जा रहा है और सूत्रों से खबर है कि तहव्वुर राणा को दिल्ली में तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जी हां, तो बड़ी खबर यह है कि मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को कुछ ही घंटों बाद जी हां भारत लाया जाएगा। अभी फ्लाइट में है तहव्वुर राणा और उसके बाद भारतीय एजेंसियां इंतजार कर रही हैं भारत में। इससे जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, राणा के दिल्ली पहुंचते ही जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा एनआईए उसे गिरफ्तार कर लेगी। पेशी से पहले राणा का मेडिकल होगा और स्वैट कमांडोज की टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल कि राणा का अब आगे क्या होगा, क्योंकि एनआईए अदालत से राणा की कस्टडी मांगेगी और साथ ही आपको बता दें 27 से 30 दिनों की हिरासत मांगी जा सकती है। दिल्ली में एनआईए तहव्वुर से पूछताछ करेगी। जांच के लिए मुंबई भी लेकर जा सकती है और साथ ही आतंकी राणा को यरवदा जेल में रखा जा सकता है। हेडली को भेजे गए मेल के बारे में भी पूछताछ होगी। यहां तक कि लश्कर चीफ हाफिज से कनेक्शन के राज भी उगलवाए जाएंगे। हेडली के लिए दस्तावेज बनवाने की जानकारियां भी जुटाई जाएंगी और यही वजह है कि इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की तमाम टीम भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त एक पैनल जुड़ गया है, उनसे चर्चा करेंगे और इस पूरे जो अब ट्रायल चलाया जाएगा और जांच एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना है। क्या करेंगे आखिर जांच एजेंसियां तहव्वुर राणा को लेकर, कैसे चलेगा आगे उस पर केस। बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल संदीप सेन साहब हैं। आप 26/11 एनएसजी ऑपरेशन के अफसर रहे, आपका स्वागत है। सरोज कुमार रथ हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक से मेजर जनरल रिटायर्ड वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनएसजी के पूर्व अफसर रहे। ये बताएंगे कि किस तरह का ये एनएसजी का ऑपरेशन था 26/11 अटैक को लेकर। संदीप उन्नीथन, लेखक ब्लैक टॉर्नेडो द 3 C's ऑफ मुंबई 2611। प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। छोटू चायवाला उर्फ तौफीक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो 26/11 हमले के चश्मदीद रहे। सज्जाद अजहर पीरजादा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि टीवी9 भारतवर्ष की टीम और हमारे संवाददाता तमाम इन्हीं बड़ी खबरों पर एक अपडेट के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एनआईए मुख्यालय से इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। वहीं पालम एयरपोर्ट से मौजूद है कुमार कुंदन और पालम एयरपोर्ट से ही रजनीश रंजन से भी हम लेंगे एक बड़ा अपडेट। साथ ही रुक करेंगे आगे हिंडन एयरपोर्ट का भी, क्योंकि पुनीत शर्मा भी हमें एक जानकारी देंगे और गृह मंत्रालय से एक बड़ी खबर और इनपुट के साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें कर चुके हैं ज्वाइन और सारथी आर्थर रोड कोर्ट और नजर बनाए हुए हैं जयप्रकाश सिंह इस पूरे मामले पर। सबसे पहले एनआईए मुख्यालय का मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि जितेंद्र सबसे बड़ी खबर और इंतजार अब से थोड़ी देर बाद खत्म होगा। ऐसे में दिल्ली में और मुंबई में एनआईए मुख्यालय की तरफ से की गई तैयारियों के बारे में क्या इनपुट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद यानी कि दोपहर तकरीबन 2 बजे तक तहव्वुर राणा हिंदुस्तान पहुंच जाएगा स्पेशल फ्लाइट से और उसके बाद सीधे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो स्वाट टीम है वो उसको गार्ड करेगी। इसके अलावा साथ ही जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसके अंदर तहव्वुर राणा को कई लेयर सिक्योरिटी के बीच सीधा एयरपोर्ट से, टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधा इसी एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। अब देखिए एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पूरे तरीके से आप देखिए यहाँ पर
बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को आने जाने की इजाजत यहां पर नहीं दी जा रही है एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास। और जैसे ही तैमूर राणा एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगा उसके तुरंत बाद उसे एनआईए हेडक्वार्टर में जो ग्राउंड फ्लोर पर सेल बनाई गई है उस सेल के अंदर रखा जाएगा, यहीं पर उसका बाकायदा मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जाएगी। जो सबसे पहले अगर कहें तो औपचारिक तौर पर सबसे पहले एनआईए तैमूर राणा को अपने केस में गिरफ्तार करेगी, क्योंकि 16 साल बाद तैमूर राणा हिंदुस्तान वापस लौटेगा। उसके ऊपर 26/11 हमले के जो आरोप हैं उन आरोपों के तहत उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश कर उसको रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि एनआईए की कोशिश ये होगी कि सुरक्षा के लिहाज से उसे फिजिकली कोर्ट में पेश ना करके बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो एनआईए कोर्ट हेडक्वार्टर के ठीक आसपास पूरी कर ली गई है। बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स आपको दिखाई देगी, साथ ही दिल्ली पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में हेडक्वार्टर के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जितेंद्र हमें जानकारी दे रहे हैं एनआईए से, और दिन रात की मेहनत के बाद यानी सबूत इकट्ठा करने के बाद अब एनआईए को ये बड़ी सफलता मिली है और इंतजार हो रहा है तैमूर राणा का। कुमार कुंदन हमारे साथ पालम एयरपोर्ट से इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार, वहां पर एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां और कितनी देर और? देखिए, वक्त का तो पूरी तरीके से पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस समय वो यहाँ पे आएगा, लेकिन इतना बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने भी बताया, कि 12 बजे के बाद किसी भी वक्त उसकी लैंडिंग हो सकती है। जैसा बताया जा रहा है कि अमेरिका से चलने के बाद तकरीबन 16 घंटे का वक्त, चूंकि वो चार्टर्ड से आ रहा है तो 16 घंटे का वक्त लगेगा और उस हिसाब से 12 बजे के बाद कभी भी लैंडिंग हो सकती है। अब मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। हमारे ठीक पीछे पालम एयरपोर्ट का वो टेक्निकल एरिया है। जब भी कोई मूवमेंट होता है, खास करके सिक्योरिटी पर्सन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, तो इसी पालम टेक्निकल एरिया से उनको निकाला जाता है। खास करके आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री वगैरह का जब भी मूवमेंट होता है तो हम इस टेक्निकल एरिया को खास करके देखते हैं। तो चूंकि हाइपर सेंसिटिव मामला है और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, इसलिए पालम टेक्निकल एयरपोर्ट को चुना गया है और बताया जा रहा है कि यहीं से उसको एक सुरक्षित रास्ते से यहाँ से निकाला जाएगा और पूरी आसपास को चीज़ों को, जगह को सैनिटाइज कर दिया गया है। सैनिटाइज से बना मतलब है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी खड़े हैं। बाद बाकी जितने भी आपको मूवमेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे वो सब के सब रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जब उसका मूवमेंट होगा उसके बाद बैरिकेडिंग और तमाम तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सारी तस्वीर TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है कि जब वो यहाँ उतरेगा भारत की धरती पर, सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होगी। निधि, बड़ी बात आपने यहां पर बताई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर एक एक जानकारी हमें लगातार देते आ रहे हैं, खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और इस बीच आपको बता दूं 26/11 NSG ऑपरेशन के ऑफिसर कर्नल संदीप सेन सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप सर, खबर के लिहाज से तो मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि भारत और भारत में राणा की मौजूदगी और आगे होगा क्या, इस पर हम सबकी नजर है, लेकिन आपकी आंखों देखी और इस बीच राणा और उसकी भूमिका को देखते हुए आज का ये दिन कितना महत्वपूर्ण सर? नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आपने जो बॉम्बे टेरर अटैक में आतंकवादी हमला हुआ उसमें केवल प्यादे हमारे सामने आए, जो 10 आए थे। तो शतरंज की बिसात के प्यादे जिनको हमने मारा या कसब को पकड़ा गया। प्लानर और जो उसका हेड है, जो इस सारे ऑपरेशन को जिन्होंने आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दिया, उसकी प्लानिंग में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी एक कड़ी तौफुर राणा आ रहा है और ये देश के लिए और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जी सेन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये 26/11 का जो अटैक था ये देश की आत्मा पर अटैक था, खास करके आर्थिक राजधानी को टारगेट किया गया और इसमें जो तैमूर राणा की भूमिका है वो बताई जाती है कि कई उसने ईमेल भेजे जो पाकिस्तान में उसके आतंकवादी आका बैठे हुए हैं। लेकिन जब NSG की बारी आई, जब उस ऑपरेशन की बारी आई, उस वक्त क्या वो क्रूशियल मोमेंट था जब आपको खदेड़ना था आतंकवादियों को और ताज पैलेस होटल में आपने एंट्री की, NSG कमांडोज ने एंट्री की और फिर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? देखिए, जो ऑपरेशनल स्टेज होती है वो तो केवल एक लड़ाई का जो है, जब आतंकवादी हमला होता है
उसको आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी हमको ख़त्म करना है। और सबसे पहला मुद्दा जो NSG का होता है वो रेस्क्यू का होता है, बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको पता है इन आतंकवादियों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो हमारे देश में आए हैं और हम उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं उनको मारने के लिए। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि हमने उनको मारना है, बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम कितनी जानों को बचा सकें। तो जब इस प्रकार का ऑपरेशन और 26/11 का ऑपरेशन उस समय का अगर हालात की बात करें तो हमारे लिए एज ए टीम, एज ए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जान बचा पाएँ। और आतंकवादियों को तो मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो तो हमने मारना ही था। बिल्कुल सर। अब सरोज कुमार रथ जो कि लेखक हैं द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक्स के, एक सवाल सरोज जी उस लिहाज से कर रही हूं जो बात अभी थोड़ी देर पहले संदीप सर ने कही कि प्यादे तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अब मास्टरमाइंड को लेकर और इससे जुड़े लोगों को लेकर भी बड़े राज अब सामने आएंगे। सरोज जी, ये जो पूरी प्रकरण है इस पे शायद कुछ बातें हमें अच्छे गौर करना चाहिए कि राणा मास्टरमाइंड नहीं है। ये जो हम विक्ट्री या विजय का बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश में एक शब्द है पैरिक विक्ट्री बोलते हैं कि दर्दनाक जीत है। हम अब करेंगे क्या राणा का रोल बहुत छोटा था। इनफैक्ट आज ही किसी समाचार पत्र में GK पिल्लई जी जो कि उस समय होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि असली मास्टर माइंड जो है हेडली, वो तो रह गया अमेरिका में। अमेरिका क्यों दिया इस राणा को? क्योंकि राणा एक कैनेडियन सिटीजन है, वो कनाडा का आदिवासी है, मूलतः वो अमेरिका का है और अमेरिका मिलिट्री का एक मेडिकल कॉर्प्स का एक मेंबर है। वो पाकिस्तान आर्मी का मेंबर था, हसन अब्दल में उसने ट्रेनिंग लिया है। 2001 में वो कैनेडियन सिटीजन लिया अपनी पत्नी के साथ, जो कि खुद भी एक फिजिशियन डॉक्टर है। ये शिकागो में अपना बिजनेस चला रहे थे जी। और राणा का अमेरिका को भारत प्रत्यार्पण करना बड़ा आसान था, लेकिन हेडली जो भी पाकिस्तानी मूल का है, हेडली को उन्होंने नहीं दिया क्योंकि हेडली अमेरिकन सिटीजन है, जो कि असली मास्टरमाइंड और असली काम उन्होंने किया। और हमारे देश का जांच एजेंसियों का तो बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि राणा और हेडली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जब 2009 में लगभग 10 महीने बाद अक्टूबर में जब FBI ने जिलेन पुस्तेन, जो कि डेनमार्क न्यूज़पेपर ने जो प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून निकाला था, उनके खिलाफ अटैक रोकने के लिए हेडली को और राणा को पकड़ा। हेडली को 9 तारीख को पकड़ा और 18 को राणा को पकड़ा। तभी इनको पता चला कि हेडली बोल के भी कोई है। तब तक हेडली 2 बार भारत आ चुका था अटैक के बाद भी, और जो चवड़ हाउस में पुणे में अटैक हुआ वो हेडली का रेकी था। तो हेडली अच्छे से घूम रहा था और हेडली अभी भी अमेरिका में है, 37 साल की जेल है। 2013 में उनको जेल का कारावास दिया गया है और हेडली को नहीं देगा। जब फरवरी में ट्रंप ने कहा कि राणा इज एन एविल मैन, ही शुड बी ट्राइड इन इंडिया, उसको भारत में न्याय व्यवस्था के सामने आना चाहिए, वो उनके लिए आसान है। अभी तक भारत को 5 लोग अमेरिका से मिले हैं एक्स्ट्राडिशन में, जबकि हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1997 में साइन हुआ है और भारत 27 लोगों को अमेरिका भेज चुका है। 9/11 के बाद हमारे पूरे विश्व में कहीं भी अमेरिका उठा के सबको ले गया कि उसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो ना हो, लेकिन भारत का ये सबसे संवेदनशील मुद्दा था 26/11 का अटैक। इसीलिए सारे मीडिया, सारे लोग, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण हुए थे, लेकिन इस पे हमने कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए और ये बिल्कुल शिथिल होके पड़ा था। बहुत अच्छी बात आपने कही सरोज जी की, बहुत सेंसिटिव मसला है, लेकिन तहव्वुर राणा की भूमिका इसीलिए भी अहम हो जाती है। कितनी बार वो भारत आया, कितनी बार उसने रेकी की, आतंकवादी अटैक से पहले कितनी बार रेकी की, ये सब जानना चाहती है जांच एजेंसियां और इसी के जरिए ही राज खुलेंगे बाकी मास्टरमाइंड तक, अगर ये प्यादा भर है तो। मैं आऊंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर ये है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आ चुका है सामने। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, यह अमित शाह की ओर से कहा गया अपने एक्स पर पोस्ट में। सरकार का प्रयास देश पर हमला करने वालों को कानून के अधीन लाना है। जिन सरकारों के शासन में बम धमाके हुए वह उसे वापस नहीं ला पाए। एक तरह से निशाना भी साधा गया है पूर्व की सरकार पर। जब 2008 में यह अटैक हुआ था उस वक्त की सरकार पर एक तरह से निशाना साधा गया है, लेकिन ऑफिस ऑफ अमित शाह ये एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं और गृह मंत्रालय भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है
और हम चलते हैं सीधा आनंद प्रकाश पांडे के पास, जो गृह मंत्रालय से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, अमित शाह के जरिए ये बात कही जा रही है कि सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो लोग भी हमले में शामिल थे उन्हें यहां भारत लाकर कैद में रखा जाए, ट्रायल चला जाए बाकायदा। इस वक्त गृह मंत्रालय में क्या कुछ हलचल है? जो बिल्कुल जाहिर तौर पे मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक ये जीत है जिस तरह से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, क्योंकि तहव्वुर राणा ने अमेरिका में रुके रहने के लिए जितने भी कानूनी विकल्प थे सबका इस्तेमाल किया। जब वो सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए उसके बाद तहव्वुर राणा जो है उसको मजबूरन भारत आना पड़ रहा, और ये भारत की कूटनीति की जीत है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने बात की थी, और उसके बाद अमेरिका सरकार ने भी इसमें पूरी मदद की। और रही बात गृह मंत्रालय की और गृह मंत्री की, तो लगातार गृह मंत्री और गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कल भी यहाँ पर गृह मंत्री से विदेश मंत्री और एनएस से अजीत डोवाल ने यहाँ पर मुलाकात की। पूरी जो तैयारियां हैं, किस तरह से तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, कब लाया जाए, कैसे लाया जाएगा, उसको लेकर पूरी यहाँ पे चर्चा की गई। और साथ ही साथ उसको कहाँ रखा जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बकायदा चर्चा हुई। और गृह मंत्रालय लगातार जो है एमईए के साथ और एनएसए के साथ इस पूरे मामले में संपर्क में रहा है। और न सिर्फ तहव्वुर राणा बल्कि तहव्वुर राणा का जो कनेक्शन रहा है, हाफिज सईद से रहा हो, पाकिस्तान की आर्मी से रहा हो, पाकिस्तान के आईएसआई से रहा हो, अब गृह मंत्रालय की नज़र उन तमाम जो उसके संपर्क थे उन सबको खंगालने पर है, उनके सबूत जुटाने पर है कि वो किससे किससे संपर्क रहा और क्या क्या उसकी योजनाएं थी। और अभी आईएसआई जो है और वहाँ के जो आतंकी है उनके बारे में क्या क्या जानकारियां या गृह मंत्रालय को और भारतीय एजेंसी को मिल सकती है। और ये सबूत बहुत मायने भी रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो बात आपने आनंद प्रकाश पांडे कही है उसी आधार पर मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर आपसे मैं सवाल कर रही हूं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है जिसके जरिए अब पाक के राज भी बेपर्दा होंगे। देखिए, ऐसा है कि ये एक मोहरा जो हमारे हाथ लगा है, ये एक पूरे प्रचलन में एक सिर्फ मोहरा है। अगर मैं आपका ध्यान लेके जाऊं हिस्टोरिक फैक्ट के ऊपर, जनरल जिया उल हक ने एक ऑपरेशन टोपैक नाम से एक मुहिम चलाई भारत के खिलाफ, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जनरल जिया उल हक, इस टोपैक के तहत लगातार भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक होते चले गए, कहीं बम ब्लास्ट, कहीं पे कोई हमला, कहीं पे कोई हमला। अभी उसी के चलते ये जो 26/11 का हमला हुआ, इसके अंदर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, अहमद शुजा पाशा आईएसआई का चीफ, वो भी एक गुनाहगार है। उसके तहत जो उसके ऑपरेटिव्स थे, 2-3 मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी ग्राउंड ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। किसके हुक्म के ऊपर? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा पैदा किया गया हाफिज सईद, लश्कर तोयबा, ये जो तैफुर जिसको हम अब लेके राणा को लेके आ रहे हैं, ये मोहरे थे, ये एक टूल थे जिनका इस्तेमाल करके 26/11 का ऑपरेशन प्लान किया गया, पूरे तरीके से उसको लॉन्च किया गया और 3 दिन तक बम्बई के अंदर एक दहशत पैदा की गई। तो भारत will never forget and never forgive। हम इन सबको will bring them to the book। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके माध्यम से हमें वो प्रूफ मिलेंगे अभी जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट, ये हाफिज सईद वगैरह तो मोहरे हैं, ये मोहरे हैं सिर्फ जी। तो ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ी बात दत्ता सर आपने कही कि ये सब मोहरा भर हैं, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड तक पहुंचना जारी है, ये कोशिशें जारी हैं जांच एजेंसियों की। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए पोल खोलने वाली सिचुएशन है तहव्वुर राणा का भारत आना। प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रबल जी, क्योंकि देखिए जब प्रत्यर्पण की पूरी जो प्रोसेस होता है या एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी होती है उसके तहत सबूत बहुत जरूरी होते हैं। 2008 के बाद एनआईए ने सबूत इकट्ठा किए और तहव्वुर राणा के खिलाफ ये सबूत थे, तभी भारत लाया जा सका है और लाया जा रहा है। देखिए, उसमें एक अहम सबूत तो यही था कि डेविड कोलमैन हेडली जो था वो अप्रूवर बन गया था और उसने इसके खिलाफ जो बयान दिए वो एक अहम सबूत इसके खिलाफ बने। रही बात इसकी भूमिका की, जो अभी तमाम बातें हो रही हैं, देखिए इसकी अहमियत इसलिए भी है हमारे लिए कि ये वो आदमी था जो कि पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और उनके जो नुमाइंदे थे मेजर इकबाल,
मेजर समीर, जो लोग टच में थे, जो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे थे, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये तहव्वुर राणा उनसे बातचीत करता था, वो इंस्ट्रक्शन पासन किया जाता। यहाँ तक कि जो लाइव जब इन आतंकवादी जब हमला कर रहे थे और उनके हैंडलर्स जब उनसे बात कर रहे थे टेलीफोन पे, वो पूरी रिकॉर्डिंग इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, तो उनको इंस्ट्रक्ट करने का काम भी तहव्वुर राणा कर रहा था। ये किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैसेज देता था कि कैसे कैसे किसको टारगेट करना है। तो अगर उसको यहाँ लाया जा रहा है और उसके बाद हेडली ने ऑलरेडी कोर्ट में ये कह दिया है, वो अप्रूवर बन चुका था कि भाई इनकी क्या भूमिका रही है, उस अटैक में इनकी भूमिका को उसने डिटेल में बताया है। तो इनका तहव्वुर का यहाँ आना न केवल पाकिस्तान के ऊपर जो पर्दा पाकिस्तान डाल रखा था, ये बड़ा उसको खोलेगा कौन से अधिकारी थे, कौन से ये थे, और ये भारत को उस पक्ष को मजबूत करेगा कि भारत जिस पे कहता रहा है कि एक समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा उसकी जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है। बिल्कुल, और ये सवाल अब मैं आगे उसी लिहाज से करना चाहती हूं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से सज्जाद अजहर पीरजादा भी हमारे साथ हैं। सज्जाद साहब, हकीकत है कि अब दुनिया के सामने तहव्वुर राणा और उसके बयान के आधार पर भी पाकिस्तान बेपर्दा होगा, और किस तरीके से उसका पाक सेना या पाक के साथ जुड़े आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन है, वो राज खुलेंगे। देखिए, पहले तो एक आपके बतौर जो पड़ोसी हम हैं पाकिस्तानी, मुझे तो दुख है जो 26/11 को अटैक हुआ बंबई में, और मुझे अफसोस है और जितनी जाने गई हमारे जो पड़ोसी हिंदुस्तानी बहन भाइयों की, तो मेरा दिल जब भी ये सुनता है, देखता है वो वाकया, तो दुखी हो जाता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये किसी भी मुल्क पर हमला करना, किसी भी मुल्क के किसी पड़ोसी को जाके मारना इंतहाई कोई बुरी हरकत है। मैं इसे कितने सख्त अल्फाज में बयान करूं उतना ही ये ज्यादा कम होगा। तो जो भी जिसने भी हमला किया वहां पर, उसको तो पकड़ना चाहिए। अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, ऐसे लोगों को चाहिए तमाम गवर्नमेंट, इंडिया की, अमेरिका की, कनाडा की, पाकिस्तान की, मिलकर बैठे और देखें किसने हमला किया और सबको पकड़े, सबको सजा दें। इसमें तो कोई और राय होनी नहीं चाहिए, कोई और ओपिनियन होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल शख्स है, एक वो उसका एक पास रहा है आर्मी में पाकिस्तान की, तो अगर रहा होगा तो वो अब जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी कह रही होगी जाओ भी तुम जाओ। ये सबूत इकट्ठे करने चाहिए। और अगर हम ये भी देखें तो जो अब यहाँ भी ये भी कहा जाता है जो आपकी जो आर्मी है, हमारे यहाँ कैद है, एक कैदी, उनका नाम है कुलभूषण यादव, वो भी अभी पाकिस्तान की जेल में उनको रखा हुआ है। लेकिन सज्जाद साहब, तो ये भी सच्चाई है कि कई पाकिस्तान ने डॉजियर को खारिज कर दिया, जो भारत की तरफ से आए थे, जो सबूतों के डॉजियर थे, ये सब कुछ खारिज किया गया। पाकिस्तान के रवैये पर भी कई सवाल उठे 2008 के बाद से। संदीप उन्नतन और ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे क्योंकि आपने ब्लैक टॉर्नेडो संदीप लिखी है, द 3 सीज ऑफ मुंबई 26/11, इसमें आपने किन बातों का जिक्र किया है? क्योंकि ये न कदम भारत के लिए अहम है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अहम है। एक वक्त में पाकिस्तान फौज का डॉक्टर भी हुआ करता था तहव्वुर राणा, और फिर कैसे उसने वहां के आकाओं से संपर्क किया। बिल्कुल, 26/11 की अटैक को हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इससे 15 साल पहले पाकिस्तान आर्मी ने 3 बड़े हमले किए मुंबई शहर पर। पहला हमला हुआ 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में, मार्च में। डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी की ISI ने RDX भेज के दाऊद इब्राहिम के गैंग को यूज करके 13 बॉम्ब ब्लास्ट किए मुंबई शहर में। करीब 300 मुंबईकर्स को उन्होंने मारे। 2006 में ट्रेन बॉम्बिंग्स किए उन्होंने, इंडियन मुजाहिदीन को यूज करके 200 मुंबईकर्स को मारे। उसके 2 साल बाद 26/11 में उन्होंने ये 10 लश्कर तैयबा के जो पॉन्स है उनको, ये टेररिस्ट पॉन्स को भेज के करीब 266 मुंबईकर्स को उन्होंने मारे और 6 अमेरिकन नेशनल्स को भी मारे इसमें। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी की एक लॉन्ग वॉर थी, 15 साल की जो कैंपेन थी मुंबई के खिलाफ, जो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल थी। मैं उस लिहाज से उसको देखता हूँ। और जो तहव्वुर राणा है वो एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है जो पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्टली इस 26/11 के अटैक से कनेक्ट करती है। और जो 26/11 की जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो 2006 में शुरू हुई थी, जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट थे। उनके नीचे DG ISI थे अशफाक परवेज कायानी, जो पहले DG ISI थे जो बाद में आर्मी चीफ बने। अशफाक परवेज कायानी के नीचे बाद में आए थे ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज। उन्होंने डायरेक्टली 26/11 की प्लानिंग की
और नदीम ताज के अंडर जो है एक आईएसआई की सबसे खुफिया ब्रांच जो है डायरेक्टरेट एस, यानी एस ब्रांच को भी कहते हैं ऐसे, ये मेजर जनरल बाजवा के अंडर थी ये ब्रांच। उन्होंने डायरेक्टली उसको प्लान किया। तो हो सकता है कि तहव्वुर राणा अगर कन्फेस करे कि वो कौन से बड़े ऑफिसर थे पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने इनको प्लानिंग में ये मदद की, लॉजिस्टिक्स, डायरेक्शन। पाकिस्तान नेवी का भी हाथ है इस अटैक में। डेविड हेडली ने जो 2010 में एनआईए को बड़े डिटेल में बताया, पहली बार उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी किस तरह से, पाकिस्तान नेवी ने किस तरह से इस हमले को प्लानिंग दिया था, सपोर्ट दिया था, ट्रेनिंग दिया था। पाकिस्तान नेवी के कमांडोज ने आके पूरी प्लानिंग की थी, कहां उनको लॉन्च करना है। माफी के साथ मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूं, क्योंकि जिस प्लानिंग को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और जो उस वक्त हुआ, उसी खबर को ब्रेक करने वाले हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और जयप्रकाश, आज तमाम ऑफिसर्स के साथ साथ वो खास लोग जिन्होंने 26/11 को एक एक नजर से देखा है, समझा है, आज इसी प्रत्यर्पण को देखते हुए तहव्वुर राणा की भारत में मौजूदगी और उसका भारत में होते हुए उस पर नकेल कसना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस वक्त आप ही ने इस खबर को ब्रेक किया था जयप्रकाश, और मैं जानती हूं कि इस खबर के हर पहलू में जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें तहव्वुर राणा बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, तहव्वुर राणा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली, ये दोनों पाकिस्तान में साथ साथ पढ़े हैं। और तहव्वुर राणा ने जो इमिग्रेशन सेंटर, अपनी एक इमिग्रेशन एजेंसी बनाई थी, उसमें उसने डेविड कोलमैन हेडली के वीज़ा, पासपोर्ट, कमर्शियल दस्तावेज और तमाम चीज़ों को बनाकर उसे इंडिया भेजा, मुंबई भेजा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अर्थर रोड जेल पर। अर्थर रोड जेल के अंदर एक अंडा सेल है, और इसी अंडा सेल के अंदर जो एकमात्र जो जिंदा आतंकी है पाकिस्तान का, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, उसे रखा गया था करीब 3 साल 8 महीने इसी अर्थर रोड जेल के अंडा सेल में वो था। और यहाँ से उसे यरवड़ा जेल ले जाया गया, जहाँ पर उसे 2012 में फांसी दी गई। डेविड कोलमैन हेडली जब इंडिया आया था, मुंबई आया था, तो ताज होटल रुका था, ओबराय होटल रुका था, ट्राइडेंट जिसका नाम बदल चुका है, नरीमन हाउस वो गया था, वहाँ पर उसने कुलाबा पुलिस स्टेशन में भी गया था, और सबसे बड़ी बात यह शिवसेना भवन में गया था, सिद्धि विनायक मंदिर के उसने दर्शन किए थे। उसके टारगेट पे बहुत बड़े वाइटल इंस्टॉलेशन थे मुंबई के। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पीपल के पेड़ के नीचे एक एक्सप्लोजिव रखा गया था ताज होटल के सामने, अगर वो ब्लास्ट हो गया होता तो इनकी योजना ये थी कि वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो, ताज के बैक गेट से ये सारे आतंकी बाहर निकले और मलबार हिल की तरफ चले जाएं, कुछ सिद्धि विनायक की तरफ चले जाए और कुछ शिवसेना भवन की तरफ चले जाएं। लेकिन ये इनका प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव BDDS ने, यानी कि बॉम्ब स्क्वाड ने जो है उसको डिस्पोज कर दिया। और उसके बाद इन आतंकियों ने होस्टेज बनाए और अलग अलग ग्रुप बनाकर ये अलग अलग जगहों पर रहे, और 3 दिन तक ये खून का पूरा खेल चला मुंबई के अंदर। और ये जो पूरा मामला है, इसमें तहव्वुर राणा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पाकिस्तान आर्मी के उन अफसरों के नाम पता है जिनके नाम आने के बाद ये नाम भारतीय जांच एजेंसियां अमेरिकन एजेंसियों को देंगी और उन अफसरों पर भी नकेल कस सकेगी। जी जयप्रकाश, न भारत भूला है वो मंजर, न भूलेगा, और इसलिए जांच एजेंसियां दिन रात एक कर दिया जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने के लिए। और आज एक बड़ी कामयाबी ये कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है प्रत्यर्पित करके। छोटू चाय वाला ये मंजर को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, जिनका नाम है तौफीक, जो कि 26/11 हमले के आंखों देखी चश्मदीद रहे। इन्होंने देखा कसाब को, एकमात्र जिंदा आतंकवादी को। तौफीक, अगर आप बता पाएं TV9 के दर्शकों को कि उस रात क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था और आपने खुद देखा था कसाब को, जैसा कि आप बता रहे हैं। मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तहव्वुर राणा को लाके इंडिया का पैसा वेस्ट करना, पाकिस्तान को कितना भी सबूत दे, कुछ भी दे, पाकिस्तान बोलेगा मेरे देश का नागरिक नहीं है। कसाब के बारे में, कसाब के बारे में क्या बोला मैंने देखा उस रात में, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, सब लोग पड़े। एक देश पे किसी के घर पे जाके हमला करना, पीछे से बम ब्लास्ट करना, गोली मारना, गलत बात है ना। मैं पाकिस्तान के अंदर जाता हूँ क्या, हम लोग इंडिया वाले, उसके घर में जाके बम ब्लास्ट को, आज पाकिस्तान जैसा बोया है वैसा पा रहा है। सांप को जहर पिला, आज पाकिस्तान में हर जगह ब्लास्ट हो रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने आंखों देखा, मैंने उस रात की मंजर मेरे को मालूम है कि क्या हुआ था। अक्का साहब के लिए अंडा सेल बनाएगा, अब इस तहव्वुर आने के लिए एक दिन का खर्चा कितना है, इंडिया गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट है। कल के दिन सब प्रूफ हो गया, पाकिस्तान मिलिट्री है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, लेकिन पाकिस्तान का होएगा क्या, मेरा बंदा ही नहीं है,
मेरा बंदा ही नहीं है, ये मेरा नागरिक नहीं है। जब कसाब उसके देश का, मुल्क का आदमी था, उसको पहचानने से इनकार कर दिया, मेरे गांव का नहीं है, मेरे देश का नहीं है, उसका मैयत लेने के लिए तैयार नहीं था, तो तहव्वुर राणा तो बहुत दूर की बात है। तौफीक साहब, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपने तो सब कुछ देखा है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ बीच में, आपको नहीं लगता कि आज तहव्वुर राणा का इस तरह कैद में आना, ये तमाम सबूत उसी के गले का फंदा बनेंगे, ये तमाम सबूत इस जांच को आगे बढ़ाएंगे? मैडम जी, जांच को आगे बढ़ा के क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। इंडिया गवर्नमेंट टाइम वेस्ट करेगी। मेरे को एक गलती माफ़ करे ना तो मैं उसको मार दूं, मैं मार दूं। मैंने देखा हूँ छोटे बच्चे, यहाँ तो कुत्ते तक को गोली मारे। 108 आदमी बीटी स्टेशन में मरे थे मैडम। यहाँ तक कसाब मेरे को गाली भी दिया था। मेरे को मालूम नहीं आतंकवादी क्या होता है, गोली कैसा चलता है, बम कैसा पड़ता है, मैं तो कभी पिक्चर में देखता था। तौफीक साहब, एक दिन का अतुल राणा का खर्चा कितना, एक दिन का कितने? मैं आपकी भावनाओं को सम्मान करती हूं, आपने जो भी कहा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कानून के तहत कार्रवाई हो, और इसीलिए ये कार्रवाई के तहत ही, इस प्रोसेसिंग के तहत ही तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, और उसके बाद ट्रायल के बाद ही सच्चाई तो पता लग पाएगी तौफीक साहब। नहीं तो कैसे पता लग पाएगा किस किस आका से, जो पाकिस्तान में उसके आतंकवादी आका बैठे हुए थे, किस किस से संपर्क में था तहव्वुर राणा, ये तो वो खुद बताएगा। बहरहाल एक ये बड़ी जो कवरेज है हमारी जारी है TV9 भारतवर्ष की।